नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर रही हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आप सब जानते हो कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। खास करके भारत और भारत जैसे निर्धन देश में जहां के लोगों के आमदनी ज़्यादा नहीं है, वहां अधिकांश लोग कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन और दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा अधिकांशतः कार्बोज से प्राप्त किए जाते हैं। भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर, शकरकंद, जिमीकंद, खांड, गुड़, शक्कर, ये सारे भोज्य पदार्थ कार्बोज वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप कार्बोज के संगठन को देखोगे तो पता चलता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में रहते हैं जिस अनुपात में आपका जल रहता है। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन रहता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय, जिनका मुख्य काम कठिन शारीरिक श्रम, मेहनत और मजदूरी करना है, उनकी आवश्यक ऊर्जा का 85 से 90% भाग कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है, इसलिए वे प्रोटीन और वसा का ज़्यादा अपने भोजन में उपयोग नहीं कर पाते हैं। वसा का कम उपयोग करने से उनका 85 से 90% तक कार्बोज युक्त भोजन ग्रहण करते हैं और उनसे उनको ऊर्जा मिलती है। अतः कार्बोज ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए सबसे सस्ता और सरल स्रोत होता है। अब वसा के रूप में आप अगर तेल लेंगे, तेल 100-150 रुपये किलो है। घी लेंगे 500-700 रुपये किलो है। तेल बीज लेंगे, वो भी महंगे हैं। तो आपको सस्ता क्या है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, मिलेट्स, ये सारी चीज़ सस्ते होते हैं। कार्बोज प्राप्ति का अगर आप स्रोत देखेंगे तो इसका सोर्स जो है वह वनस्पति जगत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों के द्वारा होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है और हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण करते हैं, जिन्हें पौधे अपने जड़, तना, फल, फूल और बीज में जमा करते जाते हैं। ये कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। तनों में यह सेलुलोज और हेमोसेलुलोज के रूप में उपस्थित रहता है। बीज में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन को प्राप्त करते हैं और उसे स्टार्च में बदल देते हैं। यह क्रिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये क्रिया सनलाइट में होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और जड़ में अपने भोजन को ये ग्रहण करते हैं। जैसे जड़ में क्या मिलेगा आपको? आलू, तने में जैसे प्याज है, आलू है, शकरकंदी है, ये सब जड़ और तने वाली सब्जियां हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से आप गन्ना खाते हैं, गन्ना का स्टेम देखते हो मीठा होता है, तो पौधे गन्ना के तना में कार्बोज को संग्रह करके रखते हैं। इसी तरह से फूलों में रखते हैं, फलों में रखते हैं। जितने भी प्रकार के फल आप देखते हो जो मीठे फल हैं, जैसे आप अंगूर देखोगे, बनाना देखोगे, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जो फल मीठे होते हैं उनमें होती है। इसी तरह से बीज में, जैसे आप जितने भी प्रकार का बीज है
आपको धान देखोगे, मक्का देखोगे, जौ देखोगे, रागी, ये सब बीज हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। समझ में आ गया आपको? वर्षा के दिनों में जब कई दिनों तक आकाश में काले काले बादल छाए रहते हैं और पेड़ पौधों को सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है, तब पेड़ पौधे के भीतर कार्बोज ही इनकी वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं। इस तरह कार्बोज द्वारा न केवल मनुष्य में या जानवर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बल्कि स्वयं पौधे भी इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। खास करके बरसात के दिनों में जब सनलाइट नहीं होता है, और जब सनलाइट नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन निर्माण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तब वे एनर्जी अपने पास जो उन्होंने संग्रहित किया है उनका उपयोग वो करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती रहती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग मानव तथा अन्य प्राणी सांस लेने के रूप में करते हैं और पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़े गए गैस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ कार्बोज का निर्माण करते हैं। कार्बोज का रासायनिक संगठन अगर देखोगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप देखते हैं कि कार्बोज एक यौगिक पदार्थ है। इसकी आधारीय रचनात्मक इकाई शर्करा है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में होते हैं जैसे कि आपके जल में होते हैं। जैसे जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहता है। इसी तरह से अगर आप कार्बोज का सूत्र देखोगे तो CH2O होता है, मतलब 1 भाग कार्बन, 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन होता है। जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक ही इकाई होती है तो उन्हें हम एक अणुई शर्करा मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जब 2 अणु होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर के डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसी तरह जब 3 या इससे भी अधिक मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया, ये है कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर करेंगे तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर करेंगे तो 2 प्रकार के हैं। पहला है शर्करा और दूसरा है अशर्करा। पहला है शुगर्स, दूसरा है नॉन शुगर्स। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसके अनुसार कार्बोज को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। भौतिक विशेषताओं के आधार पर अगर आप देखोगे शर्करा को तो स्वाद में मीठे होते हैं, प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होते हैं। फल, सब्जियां, शहद, गुड़ आदि इनके प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं, रवेदार होते हैं। नॉन शुगर्स के रूप में देखोगे, अशर्कराओं के रूप में देखोगे तो ये पाउडर रूप में होते हैं, स्वाद रहित होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और कुछ शर्कराएं ठंडे जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ठंडे जल में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मगर जब गर्म पानी में आप इसको डालते हैं तो ये फूल जाते हैं और इसके चारों ओर जो सेलुलोज की एक सुरक्षा दीवार होती है वह टूट जाती है। टूटने से स्टार्च के कण पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फूल जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। इस क्रिया में इनका जेलेनाइजेशन हो जाता है। चावल से जो भात पकता है वह इसी प्रकार से पकता है। या इसी तरह से अगर आप आलू को उबालते हो तो इस स्थिति में क्या होता है, जो सेलुलोज चारों तरफ है वो वो टूट जाते हैं गर्म होने से और स्टार्च के रूप में पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण ये फूल जाता है। जैसे चावल का फूलना हुआ या मक्का का फूलना हुआ। जैसे गर्म पानी में आप चावल को पकाते हो तो चावल का जितना छोटा कण होता है वो आगे चल करके फूल जाता है और पक जाता है। इसी क्रिया को हम जिलेटिनाइजेशन कहते हैं, जलीकरण कहते हैं। पेड़ पौधे
नेक्स्ट है कि अशर्कराओं में पेड़ पौधे इनकी प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। पेड़ पौधे के फल, जड़, बीज, तने आदि में ये उपस्थित रहते हैं। पेड़ पौधे के फल जो मीठे होते हैं उनमें शर्करा की मात्रा होती है। जड़ जो भी मैंने आपको बताया, आपके जैसे जिमीकंद है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, शकरकंद है, ये सभी में कार्बोज की मात्रा होती है। और बीज जो होते हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताया था, जितने भी प्रकार के अनाज हैं और वे सब बीज रूप में ही होते हैं। तने में मैंने आपको बताया, जैसे आपको शक्कर है, शक्कर प्राप्त करने के लिए आप किससे लेते हो? शुगर केन से लेते हो, मतलब गन्ना के रस निकालते हो, तो तने में ही मिठास उनकी होती है। कार्बोहाइड्रेट इनके तनों में जाकर के जमा हो जाते हैं। इनमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती है, अतः इनका अनुभार अधिक होता है। इनका सूत्र C6H10O5 होता है। C6H10O5 इनका कोई आकार नहीं होता है, इनके रवे बन ही नहीं सकते हैं। अनाज एवं दाल के छिलके, फल एवं सब्जियों के छिलके इनके भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ये आपके मैंने शर्करा के बारे में और अशर्करा दोनों के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी दी है। अब रासायनिक विशेषताओं के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट। ओके, फिर मिलेंगे।